हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2021 टायर फर्स्ट में जिसका एग्ज़ाम 11 अप्रैल 2022 में हुआ था, उसके शिफ्ट थर्ड में आए हुए 25 जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अधिक रोल प्ले करेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं और समझने की कोशिश करें कि एसएससी एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले जो चैनल पर बच्चे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, केंद्रीय बजट 2021 और 22 के अनुसार सरकार की योजना राजकोषीय समेकन के रास्ते पर जारी रखने की है, जिससे राजकोषीय घाटे का स्तर रिक्त स्थान तक जीडीपी के 4.5% तक कम हो जाएगा। देखो, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और उस टाइम की करंट अफेयर के हिसाब से अपने को इसका आंसर देना है। तो जो केंद्रीय बजट है 2021 और 22, उसके अनुसार सरकार ने जो योजना बनाई थी उसमें राजकोषीय जो समेकन के रास्ते पर जारी रखने की थी, जिसमें जो राजकोषीय जो घाटे का स्तर है वो 2025 और 26 तक, ध्यान रखना, 2025 और 26 तक 4.5% से नीचे हो जाएगा, ये उन्होंने कहा था। क्लियर भाई? तो ये आंसर इसका क्या है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 4 क्या है इसका? बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पर। तो भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो भारत के संविधान को बनाने वाली जो संविधान सभा थी उसमें जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो 3 थी, मतलब 3 का मतलब 15 थी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर भाई? 15 महिलाएं थी और उसी संविधान सभा में 15 महिला होने के कारण ही जिस तरह से अपने संविधान का निर्माण किया है उसको लचीला भी बनाया है और महिलाओं के लिए कुछ कानून प्रावधान भी दिए गए हैं। तो भारत की संविधान को जो तैयार किया जो संविधान सभा ने, उसमें कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं नाम भी बोल सकता हूँ इनके, आप नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर करके मैं स्पीड में बोल देता हूँ। एक नाम था अम्मू स्वामीनाथन, एनी संस्कारिन, दक्षियाणी बेल्याधुन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी, अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी रायडू, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। इस तरह से कितनी थी भाई? 15 महिलाएं सदस्य थी। और जो अपनी प्रांतीय सभा थी इसका चयन हुआ था और इसमें जो टोटल भारत की संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य थे, जिनमें से 15 क्या थी भाई? महिलाएं थी। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखना। संविधान सभा से रिलेटेड मैं कुछ और चीज़ें बता दूं कि जो अपना संविधान है, ठीक है, तो संविधान सभा की जो आधिकारिक मांग थी, भारतीय सरकार अधिनियम जो 1935 था उसको अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? इसका रीज़न था कि भारतीयों के पसंद के खिलाफ जो संविधान लागू किया जा रहा था, जिसके कारण देश में विरोध हुआ और उसके बाद में 1940 में ब्रिटिश सहमत हुए, क्योंकि भारत का एक संविधान अलग से बनना चाहिए। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है भाई? 15 महिलाएं थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। किसी दिए गए वर्ष या अवधि के में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या रिक्त स्थान के रूप में परिभाषित की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, नवजात मृत्यु दर। जो नए बच्चे होते हैं तो उनको जो पैदा होते हैं उसी टाइम उनकी जो मृत्यु हो जाती है, उसके रिगार्डिंग ये चीज़ है। तो किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर, मतलब 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों में, ठीक है, होने वाली मौतों की संख्या, मतलब जो नए बच्चे जन्म लेते हैं और स्टार्टिंग के ही 28 डेज में जिनकी मृत्यु हो जाती है
उनको नवजात मृत्यु दर के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है भाई, तो नवजात मृत्यु दर की परिभाषा समझ में आई, तो ये चीज़ इसका सही आंसर, ना कि शिशु मृत्यु दर भी नहीं है। क्लियर, शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है कि प्रति 1000 जो जीवित जन्मों पर जो नवजात मृत्यु की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जो नए बच्चे तुरंत मर जाते हैं उनको बोलते हैं अपन शिशु मृत्यु दर। क्लियर, और अपन बात करें जो ये ऑप्शन सेकंड है क्रूड मृत्यु दर, तो जो क्रूड मृत्यु दर है वो किसी विशेष समय में मृत्यु की संख्या को उस अवधि के दौरान मरने वाले जो लोगों की संख्या है उससे विभाजित करके प्राप्त की जाती है। क्लियर है, और जैसे कि और भी चीज़ें हैं इसमें, आयु विशिष्ट मृत्यु दर, तो ये एक निश्चित आयु वर्ग तक सीमित जो मृत्यु दर है उसको आयु विशिष्ट मृत्यु दर के रूप से जाना जाता है। तो अपना सही आंसर क्या है, ऑप्शन थर्ड, नवजात मृत्यु दर। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो लागू किस सन में हुआ था। तो ये ध्यान रखना कि 2010 में नियम ये लागू हुआ था। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 है वो संसद का एक अधिनियम है, वो 2010 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। अब सुनना थोड़ा सा इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो 4 अगस्त 2009 को, डेट याद रखना, 4 अगस्त 2009 को जो अपनी भारतीय संसद है इसने शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 में वो पारित कर दिया था। लेकिन जिसे लोकप्रिय रूप से RT जो अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है ना, RTE अधिनियम 2009 के रूप में, वो यही है, ध्यान रखना। लोकप्रिय रूप से जो नाम बोलते हैं ना अपन कि बच्चों का RTE में सिलेक्शन हो गया, वह यही है। तो RTE अधिनियम 2009 भी यही है, जिसमें जो भारत में 6 से और 14 साल के वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की पहल की व्याख्या की है इसमें। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 21A उसमें भी यही परिभाषित है। और अपन बात करें नीति निर्देशक तत्व उसमें भी बोला गया है। और जो बात करें मौलिक कर्तव्य जो 51A में है तो उसमें भी लास्ट पॉइंट यही जोड़ा गया था। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और 1 अप्रैल 2010 को इम्पोर्टेंट बात, जो क्वेश्चन है अपना, 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था, जिसमें जब भारत के जितने भी बच्चे हैं शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले जो 135 देश हैं उनमें से एक अपना देश भी है। तो उसी के अंतर्गत 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम क्या किया था, प्रभावी किया था। ठीक है भाई, तो 2010 में क्या किया गया था, इसको प्रभावी किया गया था। और क्यों किया गया था कि जो कई बच्चे हैं अपने भारत के, वो शैक्षिक जो कठिनाइयाँ आती हैं उनके जीवन में शिक्षा से प्रति, मतलब वो किसी भी कंडीशन में पढ़ नहीं पाते तो उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसके अंतर्गत ये चीज़ें स्टार्ट की थी। क्लियर है, तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन थर्ड। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है, पर्वतों को एक रेखा में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे श्रेणी कहते हैं, बिल्कुल सही है। भारत में अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी वलय पर्वत प्रणालियों में से एक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, ये गलत है। ठीक है ना, ये चीज़ नहीं है वहाँ पे। अब आप समझना कि जो कथन फर्स्ट क्यों सही है, कि जो अपने पर्वत हैं उनको कभी कभी एक रेखा में व्यवस्थित कर दिया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, श्रेणी बोला जाता है। तो जो जितने भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो समांतर श्रृंखलाओं की एक श्रृंखलाओं से बनी होती है, ये ध्यान रखना, जो कि सैकड़ों किलोमीटर तक क्या होती है, फैली हुई होती है। और इन्हीं श्रृंखलाओं को जो कभी कभी ऐसी रेखा में परिवर्तित हो जाती है, इन्हीं को ही पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज बिल्कुल करेक्ट। क्लियर। सेकंड अपन बात करें कि अपना जो हिमालय है, ठीक है भाई, और जितने भी एशियाई, यूरोपीय या फिर दक्षिण अमेरिकी जो पर्वत की श्रृंखलाएँ हैं, क्लियर, इसमें बात करें तो जो उत्तर पश्चिमी भारत में जो अरावली है दुनिया में सबसे पुराने वलय पर्वतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है लगभग 300 से 900 मीटर की ऊंचाई मानी जाती है। और एक तरह से बात करें तो जो अवशेष पर्वत हैं जितने भी, उनका निर्माण भी इसी पर्वत से किया जाता है। क्लियर।
तो ये ऑप्शन सेकंड भी बिल्कुल क्या है भाई, करेक्ट है। क्लियर। तो और एक चीज़ ध्यान रखना कि गुजरात के जो हिम्मतनगर है और दिल्ली तक अपन बात करें तो 692 किलोमीटर तक, 800 किलोमीटर तक पहुंचते हैं इसमें। मतलब जो गुजरात के जो पहाड़ हैं और दिल्ली तक जो पहाड़ हैं, सब एक तरह से ये अरावली पर्वत श्रृंखला में आते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ भी नोट कर लेना। अब अपन बात करें कि दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिजारो, ठीक है ना, किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, तो ध्यान रखना नहीं है, वो ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ठीक है ना। वैसे एक्चुअल में बात करें तो ये जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका का, किसका, दक्षिण अमेरिका नहीं है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, और जिसकी जो ऊंचाई है 5,895 मीटर, या बोल सकते हैं 19,340 क्या है, फिट है। क्लियर। और दुनिया का सबसे ऊंचा जो मुक्त खड़ा पर्वत है वह यही है, ये ध्यान रखना। क्लियर है। तो ये कहाँ पर है, अफ्रीका में है, ना कि दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड क्या है भाई, सही है। तो अपना ऑप्शन फर्स्ट क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सोशल हार्मोनी पुस्तक के लेखक हैं। तो जो सोशल हार्मोनी पुस्तक लिखी है वो अपने भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लिखी है। और ये लिखी है जो भी दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं और उनके जो पारंपरिक जो संबंध होते हैं उनका जो लेखन दिया है इस संग्रह में स्थापित किया गया है। क्लियर। और हिंदी में जो इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो है सामाजिक समरसता। क्या है भाई, सामाजिक समरसता। क्लियर। इसको हिंदी का शीर्षक है ये इस पुस्तक का। और नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे एग्जाम वॉरियर्स, ये भी किताब नरेंद्र मोदी जी की है, ज्योतिपुंज। क्लियर। और जैसे बात करें कॉन्टिन्यूटी फॉर चेंज, ये भी किसकी है, नरेंद्र मोदी जी की है। कन्वीनिएंट एक्शन, ये भी किसकी है, नरेंद्र मोदी जी की है। और जो अपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, एक भारतीय राजनेता है और 2014 में देश के 14वें और वर्तमान अभी करंट में भी क्या है, प्रधानमंत्री हैं। और वाराणसी से इनको सांसद के रूप में चुना जाता है। और 2001 से लेकर 14 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जो पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं और लोकसभा और भारत की संसद के निचले सदन में लगातार 2 बार बहुमत से सरकार बनाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। क्लियर। जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं है, ये अपनी इनकी अलग पार्टी है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। क्लियर है भाई, ये ध्यान रखना। अब जैसे अपन बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एच.डी. देवगौड़ा कौन थे, कि एच.डी. देवगौड़ा के बारे में बात करें तो भारतीय राज्य कर्नाटक में, जो राज्य भारत का कर्नाटक, इसके एक राजनेता रहे। और 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे। और मनमोहन सिंह जी की बात करें तो मनमोहन सिंह जी एक अर्थशास्त्री और राजनेता दोनों हैं। और 2004 से लेकर 14 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। जैसे लास्ट में दिया है कि पी.वी. नरसिम्हा राव, तो इनका पूरा नाम है पामुला प्रथी वेंकट नरसिम्हा राव। ये एक भारतीय वकील भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। और 1991 से लेकर 1996 तक देश के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और इनको कई लोग जो भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक भी इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सोशल हार्मोनी पुस्तक के जो लेखक हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, कि भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार रिक्त स्थान संविधान से लिया गया था। इम्पोर्टेंट बात है कि ये चीज़ जो संविधान है, द्विसदन का मतलब एक लोकसभा एक राज्यसभा होगी, इसका जो प्रावधान लिया था ये भाई ब्रिटिश सरकार से लिया था। किससे लिया था, ब्रिटिश का जो संविधान है वहाँ से इसको प्रावधान को लिया गया था। क्लियर है। और यह देश में पहली बार था कि द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव लागू किए गए थे। क्लियर, ये भी ध्यान रखना। तो कहाँ से लिया गया था, ये ब्रिटिश सरकार से लिया गया था। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं जो अलग अलग संविधान से ली हैं, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे अपन बात करें फ्रांस से, तो भाई जो फ्रांस से लिया गया है, एक तो अपना जो गणतंत्र है वो फ्रांस से लिया गया है।
एक जो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है वो भी कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। और समानता और बंधुत्व के बारे में बातें बताई हैं वो भी कहाँ से ली गई हैं, फ्रांस से ली गई है। अब बात करें कनाडा से, तो कनाडा से लिया गया है एक मजबूत केंद्र के साथ जो संघ होता है उसके बारे में, और केंद्र में जो भी अपशिष्ट शक्तियों का निहित होना इसके बारे में। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी कहाँ से लिए, कनाडा से। और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार जो भी है वो भी कहाँ से लिया भाई, कनाडा से। अब बात करें आयरलैंड से, सबसे इम्पोर्टेंट है कि राज्य के नीति निर्देशक जो भी तत्व है भाग 4 वो भी कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है अपना आयरलैंड से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये भी कहाँ से, आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है यह भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो अपने ऑप्शन का क्या करेक्ट है, 4 ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, ब्रिटिश सरकार से लिया गया, द्विसदनीय संसद प्रावधान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कीचड़ के छींटे मारते हुए और खेतों में दौड़ते हुए एक आदमी द्वारा दहाड़ती भैंसों की दौड़ कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है। तो इसका सही आंसर है भाई कम्बाला। ठीक है, तो जो कम्बाला त्योहार है, क्लियर, जो कम्बाला त्योहार है इसमें क्या होता है कि जो मैदानी इलाकों में दौड़ती दहाड़ती जो भैंसें हैं वो कीचड़ में छींटे मारते दिखाना, ये एक रोमांचक प्रथा है वहाँ की। क्लियर, और कम्बाला के जो पहला दिन होता है इसमें जितनी भी भैंसें हैं दौड़ में भाग लेती हैं, और दौड़ से पहले जो भैंस होती हैं उनको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा भी किया जाता है। इस तरह की प्रथा मनाई जाती है। और कहा भी जाता है कि यह जो उत्सव है ये भगवान जो कादरी हैं, कादरी मंजुनाथेश्वर, इनके समान एक भरपूर जो फसल है उसको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए ये आयोजन किया जाता है। और यह त्यौहार आमतौर पर 2 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। क्लियर है भाई। और कर्नाटक का यह मूल आयोजन देखने लायक भी हो सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैंस किस तरह से दौड़ती हैं, दहाड़ती हैं और कीचड़ को उछाड़ती हैं। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखना। और कम्बाला दौड़ के दौरान जो मैंगलोर है वो अपनी यात्रा की योजना भी बनाए रखता है। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखना। तो चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, उड़ीसा ने प्रत्येक ग्रामीण घर में 100% कार्यात्मक घरेलू नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्ष्य वर्ष के रूप में रिक्त स्थान को निर्धारित किया है। तो इसका सही आंसर है 2023 और 24। तो उड़ीसा ने प्रत्येक ग्रामीण के घर में 100% जो कार्यात्मक घरेलू नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए ये लक्ष्य जो निर्धारित किया है, कहा गया है कि 2023 और 24 तक हर घर में पानी निर्धारित हो जाएगा और हर घर में कनेक्शन कंप्लीट करा लिया जाएगा। ये उड़ीसा सरकार ने 2024 तक घरेलू नल के पानी में कनेक्शन की 100% पहुंचाने का इरादा तय किया है। जैसे अपन छोटी मोटी चीज़ें और देख लेते हैं इसमें, जल जीवन मिशन जो JJM होता है, इसमें क्या होता है कि इसने अपने वार्षिक कार्य जो योजना होती है AAP उसको जारी किया जाता है, और जो वित्तीय वर्ष होते हैं उसमें राज्य सरकार की जो कार्य योजना होती है उसके साथ राज्य की जो संतृप्ति योजना होती है उसकी रूपरेखा भी क्या की जाती है, तैयार की जाती है। क्लियर। और विशेष रूप से बात करें तो इसमें राज्य में जो 27% से अधिक ग्रामीण परिवार हैं उनको नल से पीने का पानी मिलता है, और 2019 में ये संख्या 3.63% से अधिक थी। क्लियर। और उड़ीसा में 85.66 लाख ग्रामीण जो घर हैं उनमें से 23.25 लाख जो घर हैं उनको ही नल कनेक्शन दिया गया है अभी तक। क्लियर। उड़ीसा की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते कि उड़ीसा को जो राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 को मिला था, और इसकी जो राजधानी है और इसका सबसे बड़ा जो शहर है भुवनेश्वर है, जिलों की संख्या 30 है, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी हैं, और राज्यपाल जो हैं गणेशी लाल जी हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना, नोट कर लेना इस बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि एक रिक्त स्थान टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिससे होकर घरेलू अपशिष्ट जल मल बुनियादी उपचार के लिए प्रभावित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है भाई सेप्टिक। क्लियर। जो सेप्टिक होता है उसको टैंक कंक्रीट बोला जाता है। जो सेप्टिक टैंक कंक्रीट होता है
वो फाइबर ग्लास या फिर प्लास्टिक भूमिगत कक्ष होता है जिससे होकर घरेलू अपशिष्ट जो भी जल है, मल है, उसको बुनियादी उपचार के लिए प्रभावित किया जाता है। क्लियर है यहाँ से? तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो रिक्त स्थान, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। तो भाई जो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है वो है अपनी रानी रामपाल। क्लियर? रानी रामपाल। जो रानी रामपाल जी हैं, इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली क्या बनी है? महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है। और एक बात इम्पोर्टेंट याद रखना कि 15 वर्ष की आयु में 2010 का जो विश्व कप हुआ था उसमें ये भाग लेने वाली राष्ट्रीय टीम की सबसे कम आयु की भी खिलाड़ी थी। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, राष्ट्रीय टीम की कम आयु की भी सबसे कम आयु की भी ये एक खिलाड़ी थी। क्लियर? और इन्होंने 212 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 134 गोल किए हैं और इस समय भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। ये भी ध्यान रखना, हॉकी टीम की क्या है भाई? कप्तान भी ये है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे अपन बात करें और ऑप्शन दे रखे हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो वंदना कटारिया हैं, ये भारतीय जो फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं और फॉरवर्ड के रूप में बात करें तो अपने देश का प्रतिनिधित्व क्या करती हैं? प्रतिनिधित्व करती हैं। क्लियर? और 2013 में जो महिला हॉकी जूनियर विश्व कप हुआ था उसमें भारत के लिए सबसे अधिक गोल करने के बाद वंदना जो कटारिया है, इनका नाम क्या हुआ था? उजागर हुआ था। जैसे अपन ऑप्शन थर्ड देखें, निक्की प्रधान, ये भारत की एक पेशेवर फील्ड हॉकी खिलाड़ी है जो राष्ट्रीय टीम के लिए खेलती है। क्लियर? और यह भारत के लिए जो ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला एथलीट भी है। ठीक है भाई? और ये है तीसरा फोर्थ नाम शर्मिला देवी। तो ये भारत की एक फील्ड हॉकी खिलाड़ी है और 2019 में जो महिला FIH जो ओलंपिक हुआ था, ठीक है ना, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ इन्होंने एक गोल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया है? इन्होंने पद हासिल किया है। ठीक है? तो अपना सही आंसर क्या है? रानी रामपाल, जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा एकल सैकेराइड का उदाहरण है? तो एकल सैकेराइड का भाई जो उदाहरण है, ऑप्शन ए क्या, इस तरह से 4 नाम दिए हैं इन्होंने, A फ्रुक्टोज, B सुक्रोज, C स्टार्च एंड D ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर है भाई जो A है और D है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। ये दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, A और D दोनों। जो अपना फ्रुक्टोज होता है और ग्लूकोज होता है। क्लियर? तो इसमें एकल सैकेराइड मिलता है। क्या मिलता है? एकल सैकेराइड। फ्रुक्टोज जो होता है वो एकल सैकेराइड है और शर्करा का एक रूप भी है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर? और जो अन्य शर्करा होती है उसी की तरह फ्रुक्टोज में जो प्रति ग्राम 4 कैलोरी होती है। क्लियर है? प्रति ग्राम 4 कैलोरी होती है। तो A और D दोनों इसके क्या है? करेक्ट आंसर है। और D भी है, ग्लूकोज भी। इसके बाद आज का क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, कि रिक्त स्थान को नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया था। तो इसका सही आंसर है जनरल MM नरवणे। ठीक है? जो जनरल MM नरवणे थे, इनको नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल की मानद जो रैंक है उससे सम्मानित किया गया था। क्लियर है? अब जैसे और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे काठमांडू में राष्ट्रपति के जो सरकारी आवास है उसमें जो शीतल निवास के समारोह होता है उसके दौरान तलवार और स्क्रॉल भी इनको क्या किया गया था? भेंट किया गया था। क्लियर? और जैसे राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था, उसके दौरान जो ये भारतीय सेना प्रमुख हैं जनरल MM नरवणे, इनको नेपाली सेना के जो जनरल की मादक रैंक प्रदान की थी, उसी टाइम मादक रैंक क्या की थी? इनको प्रदान की थी। क्लियर? और चीज़ अपन इसमें इंपॉर्टेंट देखें तो 1950 की परंपरा दोनों नेताओं के बीच मौजूद जो मजबूत संबंध है इस चीज़ को प्रदर्शित करती हैं, इस देश की, दोनों देशों की। क्लियर? और इस समारोह में जो समारोह हुआ था, इस समारोह में जो प्रधानमंत्री थे KP शर्मा ओली,
भारतीय राजदूत थे विनय एम क्वात्रा, और दोनों देशों के जो शीर्ष अधिकारी हैं उन्होंने भी इस सभा में क्या लिया था, भाग लिया था। तो ये सारी चीज़ें इसकी क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, साथ में नोट करते रहना इन चीज़ों को। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं कि निम्न में से किस बीमारी स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गठिया। क्लियर, मैं कर देता हूँ क्लिक, गठिया। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो एक बात समझना, खराब स्वच्छता की जो स्थिति है वो गठिया के पीछे संभावित कारण नहीं हो सकता। क्लियर, पोलियो में अपन बात कर सकते हैं, हैजा में कर सकते हैं, आंत्र ज्वर में कह सकते हैं, लेकिन जो गठिया होता है ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक या अधिक जोड़ क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं और कोमल हो जाते हैं, और जोड़ों का जो दर्द होता है और जो जकड़न होता है वो गठिया में सबसे नॉर्मल वाला लक्षण है, और जो आमतौर पर उम्र के साथ क्या होता है, बिगड़ता जाता है। क्लियर, तो गठिया इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 15। तो जो 15 है, हाइडेस्पीज झेलम के युद्ध में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी। तो सही आंसर है इसका भाई कि ये जो सिकंदर है, कहाँ है नाम, सिकंदर है क्या इसमें, हाँ सिकंदर है और पोरस है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो सिकंदर और पोरस ये दो राजा थे जिन्होंने क्या की थी, युद्ध के दौरान लड़ाई की थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, और झेलम की लड़ाई के रूप में ही इसको जाना जाता है। और 326 ईसा पूर्व में जो सिकंदर महान है, इन्होंने हाइडेस्पीज के युद्ध में, किसके में, हाइडेस्पीज के युद्ध में राजा पोरस का क्या किया था, सामना किया था, और झेलम की लड़ाई भी इसी नाम से जानी जाती। भारत में जो पंजाब क्षेत्र है, जो आधुनिक पंजाब जो पाकिस्तान का है, में झेलम नदी जो है, जो प्राचीन यूनानियों द्वारा हाइडेस्पीज कहा जाता है जिसको, उसके तट पर ये युद्ध हुआ था। क्लियर है, तो उस टाइम का जो युद्ध था ये 326 ईसा, आप सोच लो आप कितना पुराना युद्ध हुआ, 326 ईसा पूर्व ये युद्ध किया गया था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, रिक्त स्थान एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सीलबंद, हटाने योग्य, कार्टेज में एकत्र करता है, जिन्हें मल उपचार सुविधा केंद्रों में ले जाया जाता है। क्लियर, तो इसका सही आंसर है कंटेनर आधारित स्वच्छता, ऑप्शन 3। जो कंटेनर आधारित स्वच्छता है ये एक ऐसी स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सीलबंद, हटाने योग्य, कॉर्टेज में एकत्र करता है, और जिन्हें मल उपचार सुविधा केंद्रों में भी ले जाया जाता है। क्लियर, तो ऑप्शन 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और ये 11 अप्रैल 2022 की शिफ्ट सेकंड में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें क्या पूछा है इसने शिफ्ट थर्ड में कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति NV रमन निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं। तो इसका जो सही आंसर है भाई आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य है, उसमें से ये 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका नाम है न्यायमूर्ति NV रमन। इन्होंने शपथ ली थी। पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ कि नुथलापति वेंकट रमन, क्या है, नुथलापति वेंकट रमन। और आंध्र प्रदेश में एक जिला है कृष्णा जिला। कौन सा जिला भाई, कृष्णा जिला, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और जो पूर्व में भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें एक न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया है, और दिल्ली जो उच्च न्यायालय है, दिल्ली जो हाई कोर्ट है, उसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया है, और जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है उसमें अंतरिम मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने क्या किया है, कार्य किया है। क्लियर है। और आंध्र प्रदेश में जो न्यायिक अकादमी के ये अध्यक्ष भी रहे हैं, और 27 जून 2000 को ये जो रमन जी हैं इनको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, और 2 सितंबर 2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाया था। 17 फरवरी 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश नॉर्मल वाला नियुक्त किया था, जो और न्यायाधीश होते हैं ना, अतिरिक्त न्यायाधीश, वो नियुक्त किया था।
और राष्ट्रपति जो अपने रामनाथ कोविंद थे, अब द्रौपदी मुर्मू जी से पहले, उन्होंने 6 अप्रैल 2021 को NV रमन जी को 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था, जिन्होंने 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रपति भवन में क्या ली थी, शपथ ली थी। और अब बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो भारतीय संघीय न्यायपालिका का सर्वोच्च पदस्थ अधिकारी होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। क्लियर। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, क्वेश्चन पूछे तो सर हीरालाल जे की सुंदस कनिया। क्लियर, नाम सुन लेना, सर हीरालाल जे की सुंदस कानिया, ये अपने पहले क्या है, देश के मुख्य न्यायाधीश है। क्लियर है। और इनका क्या होता है, 65 वर्ष का कार्यकाल होता है। 65 वर्ष की उम्र यदि हो गई है तो इनको हटाया भी जा सकता है। क्लियर। तो ये ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, नासिक, त्रयंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो भाई इसका सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी जो नदी है उसके तट पर नासिक, त्रयंबक और भद्राचलम इस तरह के क्या है, तीर्थ स्थित है। और यह नासिक जिला है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है, नासिक जिला महाराष्ट्र में। और आंध्र प्रदेश की जो कृष्णा जिला है, जहाँ के अभी मैंने बताया आपको कि जो अपने मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, वो आंध्र प्रदेश का जो कृष्णा जिला है, वहाँ पे कृष्णा नदी जो महाबलेश्वर है वो बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, बहती है। क्लियर है। और अपन जैसे बात करें और चीज़ें क्या बन सकती हैं, तो श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर है जो भगवान विष्णु का मंदिर है, वो सबसे प्रसिद्ध अवतार राम को समर्पित एक हिंदू का मंदिर है। क्लियर है। और गोदावरी नदी के तट पर भारत के तेलंगाना राज्य में भद्राचलम शहर स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर भारत के तेलंगाना में भद्राचलम शहर स्थित है। इसके बाद हम बात करें तो और चीज़ें बनेगी कि यह देश में 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक माना जाता है। और गंगा के बाद गोदावरी अपनी सबसे बड़ी लंबी नदी भी है, ये भी ध्यान रखना। और इसका जो स्रोत है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, ये सब महाराष्ट्र में। क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज़ें आप इसमें ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा के बारे में बता दूं। तो कृष्णा नदी है, ये भारत के ढक्कन के पठार पर एक नदी है जो कि गंगा और गोदावरी के बाद देश की तीसरी सबसे लंबी नदी है। क्लियर है। और गंगा, सिंधु और गोदावरी के बाद जो जल आदान और बेसिन क्षेत्र के मामले में तो चौथी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। क्लियर है। और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो एक सीमा पार नदी है जो कि तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है। और तिब्बत में जो तिब्बत है उसमें इसको यारलुंग, लैंकागो, और अरुणाचल प्रदेश में सियांग बिहांग नदी, और असमिया में लुइट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब नर्मदा नदी की सोचें तो जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, रेवा के नाम से भी जाना जाता है। और मूल रूप से नर्मदा का जो रूप है वो है नेर बुड्ढा के रूप में भी इसको अंग्रेजी वर्णमाला में जाना जाता है। और भारत की 5वें नंबर की सबसे लंबी नदी है। और कुल मिला के बात करें तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय बैंक। जो सेंट्रल बैंक होता है इसी को अंतिम उपाय का ऋणदाता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 20 है कि जल का फ्लूओरोडीकरण या फ्लोरीकरण जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित या समायोजन है, क्यों किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है भाई वो ये है कि दांतों की जो सिकुड़न होती है इसको रोकने के लिए, या दांतों की जो सड़न होती है, सड़न मतलब दांत जब खराब हो जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए जल का फ्लोरीकरण जो सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड को नियंत्रित करता है, ये प्रोसेस किया जाता है। जल का फ्लोरीकरण किया जाता है दांत की सड़न को रोकने के लिए। उसका मुख्य उद्देश्य है जितने भी लोग हैं इस दुनिया में उसका दांतों में प्रॉब्लम नहीं आए, इसके लिए इसका फ्लोरीकरण कर लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार
शुद्ध FPI विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने रिक्तस्थान में 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक सर्वकालिक मासिक उच्च दर्ज किया है। तो एक तरह से समझना इस बात को, इसका सही आंसर है भाई, मैं नोट कर देता हूँ कि नवंबर 2020। क्लियर। तो नवंबर 2020 में 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक सर्वकालिक जो मासिक उच्च दर्जा प्राप्त किया है, ठीक है ना, वो कौन से सन में किया है? नवंबर 2020 में किया है। क्लियर है। इसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन अपन देखें भाई, जहाँ इंपॉर्टेंट लगता है मैं अपने आप बता देता हूँ, ठीक है ना, और जहाँ क्वेश्चन सफिशिएंट है तो वहाँ सफिशिएंट इतना ही काफ़ी है। क्लियर। ऐसे तो याद करते रहेंगे तो बहुत बड़ी जीके, तो कहीं तक कब तक कोई ना कोई तो अंत करना पड़ेगा, तो इसलिए जो लिमिटेड चीज़ें हैं वही मैं बता रहा हूँ, और आ सकती हैं संभावनाएं आने की, वही चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी बनी थी? तो इसका सही आंसर है तोमार राजपूत। किसका? तोमार राजपूत के जो शासक थे उनके अधीन दिल्ली को सबसे पहले क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। अब देखो इसके लिए रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताओ कि 12वीं शताब्दी के मध्य में जो अजमेर के चौहान वंश था उनके द्वारा पराजित तोमर जो राजपूत हैं, क्लियर, उनको दिल्ली को एक राज्य की राजधानी के रूप में क्या किया था? इन्होंने स्थापित किया था। और तोमर और चौहान के समय में दिल्ली का एक जो व्यापारिक केंद्र था उसका भी महत्व बड़ा था इस टाइम पे। और यह जो शहर है, बहुत सारे जो धनी जैन व्यापारी हैं उनका भी घर था उस टाइम, और कई मंदिरों का उन्होंने निर्माण भी किया था। क्लियर। और 13वीं शताब्दी की जो स्टार्टिंग थी उसमें जो दिल्ली सल्तनत के निर्माण से तो दिल्ली का एक ऐसा शहर बदलना शुरू कर दिया जो उपमहाद्वीपों में व्यापक क्षेत्रों पर शासन करता था। ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसकी कुछ क्या है, इम्पोर्टेंट है। जैसे बात करें चौहान जो गुर्जर प्रतिहारों का सामंत थे ये, ठीक है ना, और राजस्थान में कई लड़ाई इन्होंने लड़ी भी है। जैसे नागभट्ट प्रथम को हराने, अरब आक्रमणों से सीमाओं की रक्षा करने में भी इन्होंने मदद की है। शाकंभरी के चौहान राजा अजयराज चौहान ने अजमेरू शहर की भी स्थापना की थी, जो कि बाद में अजमेर के नाम से जाना गया। गुलाब वंश की बात करें, गुलाब वंश का तीसरा और सबसे बड़ा दिल्ली सुल्तान जो हुआ था इल्तुमिश जो था, इल्तुमिश को गुलामी में बेच दिया गया था, लेकिन उसने 1211 में अपने मालिक जो कुतुब-उद-दीन ऐबक हैं इनकी बेटी से शादी कर ली थी। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इस बात को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने रिक्तस्थान नामक नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी। क्या है आंसर सही? कुचिपुड़ी। जो कुचिपुड़ी नामक नृत्य है, ये शैली है, इसको जो गौरवान्वित किया है सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने। क्लियर। और ये जो नृत्य है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के जो गांव है कुचिपुड़ी, वहाँ पर किया जाता है। क्लियर। और यह नृत्य नाटक है, एक तरह से पुरानी शैली है। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को या किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा? तो कौन सा ऐसा किला है बक्सा किला जिसका नाम है, वो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर ये मिलेगा? तो सही आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। तो जो पश्चिम बंगाल राज्य है इसके अलीपुरद्वार ज़िले में, अलीपुरद्वार उपखंड के कालीचीन या कालचीनी सीडी ब्लॉक में ये 867 मीटर का या फिर बोल सकते हैं 2844 फीट की ऊंचाई का ये बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है ना। बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। और इसके जो निकटतम जो शहर है अलीपुरद्वार, जो 30 किलोमीटर है इससे 19 मील दूर है। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो बक्सा किला कहाँ पर है? इसको बक्सा टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल राज्य में। इसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 25, सबसे इम्पोर्टेंट समझना कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर फरवरी 2021 से भारत के खेल शहर के रूप से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। जो अहमदाबाद शहर है 2021 से इसको भारत के खेल शहर के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। और अहमदाबाद का जो नारनपुरा है उसमें एक नया खेल परिसर भी बनाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। और एक तरह से बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्पोर्ट्स एनक्लेव है, और दूसरी चीज़ नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इनके साथ बहुत सारे यहाँ पर क्या है
अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन करने के लिए यहाँ पर एक तरह से स्थान बने हुए हैं। और इम्पोर्टेंट बात कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो तीसरा टेस्ट हुआ था उससे पहले अहमदाबाद के जो मोटेरा में राजसी सरदार पटेल जो स्टेडियम है, जिसको नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का नाम बना दिया गया है। क्लियर? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ तक वीडियो देखी है, अच्छी लगी है बच्चों तो थोड़ा सा सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, रह सकता है डाउट, कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो डाउट 100% कुछ ना कुछ रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन आपके डाउट का मिल जाएगा। ठीक है भाई? और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, थोड़ा सपोर्ट भी करना चैनल को। ठीक है? तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।